स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। मैं आज आप लोगों को पेपर 6 का क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स है। तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता चुके थे कि कुछ वीडियो इस सब का अपलोड है, तो आप लोग कम्युनिटी में जाकर के देख सकते हैं। जैसे कि जो पहला जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी मैं पहले ही बता चुका हूं, और जो अब जो बताने वाला हूं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो क्वेश्चन था वो आप लोगों को पढ़ लेना है, जरूर अवश्य पढ़ लेना है, क्योंकि वह निश्चित तौर पर आता है जो है कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, क्योंकि हर एक बुक एक ही बात बताते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग जो पेपर 6 में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, महान देशों की आर्थिक विकास, यानी कि जो बड़े बड़े देश है उसने आर्थिक को कैसे अपने अपने विकास किए हैं, वो सब क्या नीति अपनाए हैं, उसी के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं राष्ट्रपति रूजवेल्ट की न्यू डील्स की नीति। यानी कि ये नीति एक ऐसा नीति है जो अमेरिका के क्या किए कि पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को धीमी थी एकदम पूरी तरह से उसको आगे बढ़ा दिया, परंतु इसको रोक भी आया अदालत की तरफ से और इसको रोक भी लग गया। तो फिर भी हम लोग इसके डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या है। ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा, परंतु आप लोगों को एक बार जरूर सुन लेनी है और ये जरूर पढ़ करके जाना है। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से पढ़ ही के जाएंगे। ज़्यादा पढ़ने से क्या होता है कि आप लिख नहीं पाएंगे। क्लियर? तो देखते हैं। तो 4 मार्च 1933 को स्पीको रूजवेल्ट ने अमेरिका के प्रेसिडेंट का कार्यभार ग्रहण किया, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। कब? 4 मार्च। ये एसपी याद करके रखना है। तो अर्थव्यवस्था की स्थिति इतनी गंभीर थी कि इसका उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक इतिहास में कहीं नहीं मिलता है। मैं समझ रहा, आर्थिक मंदी ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को बहुत ही अधिक प्रभावित किया। अमेरिका उस समय बिल्कुल संकटजन्य स्थिति से गुजर रहा था। रूजवेल्ट ने पदारूढ़ होते ही, यानी कि जो कार्यभार संभालते ही क्या किए, सर्वप्रथम कार्य देश को आर्थिक संकट से मुक्त कराने के लिए आरंभ किया। उसने अपने उद्देश्य को निम्न प्रकार से व्यक्त किया। हमारा कार्य अभी उन साधनों और संस्थाओं पर नियंत्रण करना है जो हमारे पास है, यानी कि जितने संसाधन है जो हमारे पास है पहले हम उसी पर नियंत्रण करेंगे, जैसा कि सभी लोगों को करना चाहिए। दूसरा है या नहीं है उस पर तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहला जो है आपके पास उस पर विशेष ध्यान देना है, उसको बढ़ाना है ना, उसका सही उपयोग करना है। तो पुनः अतिरिक्त उत्पादन के लिए विदेशी बाजार प्राप्त करना और उपभोग अध्ययन और उत्पादन के समान वितरण की समस्या बाद की चीज है। 6 मार्च को ही एक आपातकालीन घोषणा में उसने राष्ट्र भर में बैठक मोरेटोरियम की घोषणा की तथा स्वर्ण के आने जाने का पर रोक लगा दी। उसी दिन से स्वर्ण प्रमाप को भी समाप्त कर दिया। कांग्रेस के इस अधिवेशन में देश के वित्तीय, आर्थिक और सामाजिक जीवन के कार्यकलापों को संचालन के लिए कई आवश्यक विधेयक स्वीकार किए गए। इस संबंध में पारित विधेयकों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम तत्कालिक और आवश्यक समस्या से संबंधित तथा द्वितीय अस्थायी उन्नति से तथा सुधार एवं पुनर्निर्माण की संज्ञा दी गई। दोनों प्रकार के विधियों को क्रमशः सहायता एवं पुनरुत्थान तथा सुधार का एवं पुनर्निर्माण की संज्ञा दी गई तथा इन्हें सामूहिक रूप से न्यू डील या नया कार्यक्रम का नाम दिया गया। इसका प्रधान उद्देश्य एक अधिक टिकाऊ समृद्धि का निर्माण करना है। तो देखते हैं न्यू डील पॉलिसी की विशेषता क्या है। तो न्यू डील में उद्योग, पहला जो है विशेषता वो है न्यू डील में उद्योग, यानी कि अब नया डील होगा, यानी कि डील समझ रहे हैं ना, वही नया डील में अब क्या होगा, उसमें व्यापार होगा या कुछ भी होगा। तो औद्योगिक क्षेत्र में आर्थिक संकट पर विजय प्राप्त करने के लिए न्यू डील का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और विशिष्ट अधिनियम 1933 का राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुत्थान अधिनियम नीरा था। अधिनियम का उद्देश्य व्यापार और उत्पादन का नियमन, मजदूरी में वृद्धि, काम के घंटों में कमी तथा मूल्य में वृद्धि आदि थे। इसका विवरण हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर? इस प्रकार व्यापक रूप में विचार करने पर इस अधिनियम के अंतर्गत सहायता, पुनर्प्राप्ति, सुधार और पुनर्निर्माण रूपी कार्यक्रम आ जाते हैं। इससे यह आशा की गई कि जनता
के क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रपति को उद्योगों के लिए कोड्स ऑफ फेयर कंपटीशन निर्धारित करने का अधिकार मिला, जिसे उद्योगों के स्वेच्छा से स्वीकार करना था। इस अधिनियम के पालन कराने का कार्य नेशनल रिकवरी एडमिनिस्ट्रेशन तथा उसके अध्यक्ष को सौंपा गया। नीरा का स्पष्ट प्रभाव अच्छा पड़ा, किंतु सन 1935 में नीरा को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की धाराओं के प्रतिकूल बतलाकर अवैध घोषित कर दिया गया, अतः उसे संबंधित प्रशासन भी समाप्त कर दिया गया। नीरा के अवैधानिक घोषित होने पर सामूहिक सौदेबाजी और श्रम संगठन के कार्य में रुकावट उत्पन्न हो गई, क्योंकि उसके अंतर्गत जितने भी कार्य करता थे वो सब अवैधानिक हो गए, मतलब नियम के विरुद्ध में हो गए, तो सबको कार्य नहीं करना होगा ना। अतएव शीघ्र 1935 में वेगनर एक्ट पारित किया गया। इस अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति 12 अप्रैल 1937 को प्राप्त हुई। नारी यानी कि नीरा की आलोचनाएं क्या थी कि प्रारंभ में अच्छे परिणाम प्राप्त होने के बावजूद नीरा बहुत अधिक आलोचना की गई, जिसमें निम्नलिखित उल्लेखनीय है। आलोचकों का कहना था कि इसके अंतर्गत तैयार किए नियमों का यदा कदा उल्लंघन होता है, मतलब बहुत बार इधर उधर होते रहता है। नियमों के तैयार करने में उपभोक्ताओं के हितों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, है ना। छोटे छोटे उद्योगपति भी इन नियमों को विरोध इसलिए करते थे क्योंकि इसमें छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयों से संबंध में उचित व्यवस्था नहीं की गई थी तथा इससे ट्रस्ट विरोधी कार्य को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। देखिए, कोई भी होता है कि ये मतलब एकाएक निर्णय लिया गया, तो ये निर्णय सोच समझ के नहीं लिया गया ना, ज्यादा तौर पर पूरा विश्लेषण के तौर पर, तो इसीलिए ये ऐसे तो कुछ आलोचना होगा ही, जिसमें सिंपल लोग यानी कि उपभोक्ता जो होगा वो मतलब कि ज्यादा इसमें क्या होंगे, जो गरीब ज्यादा होंगे उसको परेशानी होगी, तो वही बात है। और बाकी सब विकास से हुआ है, किंतु इन आलोचनाओं के बावजूद यह स्वीकार किया गया कि नीरा आर्थिक संकट के रोकने में बहुत हद तक सफल रहा। इससे देश की समुत्थान की ओर अग्रसर हुआ। आश्रम को इससे बहुत अधिक लाभ हुआ। थोड़े समय के लिए उद्योग ट्रस्टी विरोधी नियमों में मुक्त थे, अतएव केवल उपभोक्ता को ही इससे घाटा हुआ। क्या हुआ? उपभोक्ता जो उपभोग कर रहा है उसी को घाटा हुआ, बाकी सबको तो ठीक है ना। कृषि जन्य नीति, दूसरा नीति जब उनका कर दिया गया तो कृषि जन्य नीति अपनाए, यानी कि उनका ये भी नीति था। रूजवेल्ट प्रशासन की कृषि जन्य नीति के दो प्रमुख उद्देश्य थे: कृषि वस्तु और विनिर्मित वस्तुओं के मूल्य में समानता स्थापित करना, ऋणग्रस्तता और मूल्य में अतिशय वृद्धि के विरुद्ध किसानों की सुरक्षा प्रदान करना। किसानों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए 1933 में कृषि समायोजन अधिनियम पारित किया गया। किसानों को संघीय बैंक से सस्ती ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण दिलाए गए। 1933 के गृहस्वामी ऋण अधिनियम के अंतर्गत उन व्यक्तियों को ऋण दिलाने की व्यवस्था की गई जिनके मकान बंधक थे। भूमि संरक्षण तथा उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु 10 करोड़ डॉलर की सरकारी सहायता की व्यवस्था की गई। ये सभी अधिनियम कृषि समायोजन प्रशासन द्वारा लागू किए जाते थे। 1936 में सर्वोच्च न्यायालय में कृषि समायोजन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसको भी क्या कर दिया गया? असंवैधानिक, कि यह संवैधानिक नहीं है ना। तदुपरांत भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों की आर्थिक सहायता देना जारी रखा। 1938 ईस्वी में पारित प्रक्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत पुराने कृषि समायोजन अधिनियम के सभी उद्देश्य सम्मिलित कर लिए गए। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा प्रति वर्ष कपास, तंबाकू, चावल, गेहूं और मकई की उपज की मात्रा एवं मूल्य निश्चित करने की व्यवस्था थी। रूजवेल्ट प्रशासन की कृषि जन्य नीति के संतोषजनक परिणाम निकले, यानी कि इनका सब का परिणाम अच्छा ही खासा निकला और देश विकास की ओर जा रहे थे, है ना। न्यू डील के अंतर्गत रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा, और सामाजिक सुरक्षा भी तो देना बहुत जरूरी है। मंदी का सबसे भीषण परिणाम बेरोजगारी में वृद्धि था। कारखानों में दुर्घटना के प्रति सुरक्षा का अभाव था तथा कारखानों में बच्चों एवं महिलाओं को शोषण होता था। अतएव रूजवेल्ट ने श्रमिकों के संबंध में एक त्रिसूत्री नीति को अपनाया जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित थे: बेरोजगारी में कमी करना तथा रोजगार का अधिक अवसरों को व्यवस्था
अवसरों की व्यवस्था करना, बेरोजगारी बीमा, वृद्धावस्था तथा अन्य उपाय द्वारा श्रमिकों का अधिकाधिक मात्रा में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना तथा अमेरिकी आर्थिक ढांचे में संगठित श्रम की स्थिति को सुदृढ़ बनाना। जब रूजवेल्ट प्रशासक ने कार्य प्रारंभ किया उस समय कुल 49 मिलियन, लगभग 49 मिलियन कार्यशील जनसंख्या में से प्राय 140 लाख व्यक्ति बेकार थे। साथ ही जो कार्य में नियोजित थे उनके पास भी प्राय आधा ही काम था। सन 1933 ईस्वी में 1349 संस्थाओं के 25% के आंशिक कार्य दिया जाता था। कार्य के घंटों में औसतन 28% की कटौती की गई थी। 31 मार्च 1933 के अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ एक्ट ने राष्ट्रपति को इस बात का अधिकार दिया कि वह बेकारों के सार्वजनिक कार्यों में नियोजित करे, उन्हें आवास और निवास की सुविधा दे तथा जीविकोपार्जन के साधन के रूप में बस, चिकित्सा एवं नकदी सहायता आदि भी प्रदान करे। इसके अतिरिक्त 12 मई 1933 ईस्वी को फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एक्ट के अंतर्गत एक फेडरल इमरजेंसी रिलीफ एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया गया जो कि राज्य सरकारों को बेकारों की सहायता के लिए अनुदान देता था। 5 जून 1933 को ईस्वी को नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस एक्ट के अंतर्गत राज्य सरकार के सहयोग से नियोजन कार्यक्रम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त एक नवीन कार्यक्रम नीरा रोजगार के लिए प्रारंभ किया गया। अगला जो है पॉइंट है मुद्रा एवं साख की नीति। उनका मुद्रा और साख की नीति कैसे अपनाया देखिए। न्यू डील पॉलिसी की सर्वाधिक प्रमुख व्यवस्था मुद्रा एवं साख से संबंधित थी। मुद्रा एवं साख नीति के 3 उद्देश्य थे: स्फीति, बैंकिंग प्रणाली में सुधार, प्रतिभूतियों एवं वस्तु बाजारों का निरीक्षण। 1933 के आपात बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रपति को साख, मुद्रा, स्वर्ण तथा विदेशी विनिमय का लेन देन नियमित करने का अधिकार दिया गया। कोषागार सचिव को स्वर्ण एवं स्वर्ण सर्टिफिकेट अनिवार्यतः जमा करने के लिए अधिकृत किया गया। 1933 के प्रक्षेत्र राहत और स्फीति अधिनियम के अंतर्गत डॉलर में निहित स्वर्ण की मात्रा 50% घटाने, रजत के सिक्कों को ढलाई कराने तथा केंद्रीय बैंक द्वारा $3 बिलियन तक अतिरिक्त मुद्रा जारी करने का राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। 1933 के बैंकिंग कंपनी अधिनियम के अंतर्गत व्यापारिक बैंक और पुनर्निर्माण वित्त आयोग की अधिकृत किया गया। बैंक निरपेक्षों की सुरक्षा के लिए संघीय निरपेक्ष बीमा निगम, आप लोगों को ध्यान से सुनते रहना है, की स्थापना की गई है। 1935 के बैंकिंग अधिनियम द्वारा बैंकिंग प्रणाली पर संघीय नियंत्रण बढ़ाया गया। इसके अंतर्गत संघीय निरपेक्ष बीमा निगम की निरीक्षण शक्ति बढ़ाई गई। संघीय रिजर्व बोर्ड का पुनर्गठन किया गया तथा खुले बाजार की क्रियाओं को कमेटी से साख नीति तैयार करने के लिए कहा गया। 1935 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम के अंतर्गत सरकार को प्रतिभूति बाजारों के नियंत्रण का अधिकार दिया गया। 1936 के वस्तु विनिमय अधिनियम के अंतर्गत कृषि वस्तुओं की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वस्तु विनिमय निगम की स्थापना की गई। श्रम नीति। न्यू डील कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार की श्रम नीति का मुख्य उद्देश्य संगठित श्रमिकों की शक्ति बढ़ाना था। राष्ट्रीय औद्योगिक पुनरुत्थान अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को संगठन और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार दिया गया। जैसा कि सामूहिक सौदेबाजी पहले से आप लोगों को पता होगा, श्रमिकों को इन अधिकारों पर स्वयंसेवकों की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता था। 1935 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम को असंवैधानिक ठहरा दिया, तब 1935 के वैगनर अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को संगठन बनाने तथा सामूहिक सौदेबाजी करने का अधिकार पुनः प्रदान किया। एक राष्ट्रीय श्रम संबंध बोर्ड की स्थापना की गई जिससे श्रमिकों और सेवा योजकों के आपसी विवाद सुलझाने का अधिकार दिया गया। न्यू डील नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या है, मतलब वो क्या क्या मूल्यांकन करते थे, उसको जो मैं पहले ही पीछे बताया कि उसका डिटेल आगे हम लोग देखेंगे। तो आप देखिए, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट द्वारा न्यू डील कार्यक्रम के अंतर्गत अपनाए गए उपायों का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वस्तुतः यह संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके पूर्व मंदी को दूर करने का न्यू डील जैसा सर्वांगीण प्रयत्न कभी भी और किसी देश में नहीं किया गया था, जैसा कि पूर्व के विवरण से स्पष्ट है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए गए: मुद्रास्फीति, बैंकिंग व्यवस्था में सुधार,
प्रतिभूतियों तथा वस्तुओं के बाजार का नियंत्रण, कृषि उत्पादन के मूल्य में ह्रासों को रोकने के लिए कुछ भूमि को प्रति छोड़ देना और राजकोष से इसके बदले किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, घाटे का बजट बनाना, उद्योगपतियों, बैंकों, बीमा कंपनी आदि को ऋण अथवा आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें दिवालिया होने से बचाना, बेरोजगारों की संख्या में कमी के लिए नए नए सार्वजनिक कार्य प्रारंभ करना तथा काम के घंटों में कमी करना और श्रमिकों को सामूहिक सौदेबाजी तथा श्रम संघीयता का अधिकार प्रदान करना। अपने उद्देश्य की पूर्ति में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का यह प्रयास सफल रहा। उद्योग, कृषि, व्यापार तथा श्रम सभी क्षेत्रों में व्यापक सुधार हुए। बैंकिंग एवं शेयर बाजार में भी स्थिरता आई। इससे देश की आर्थिक स्थिति में भी पर्याप्त परिवर्तन हो रहा था तथा 1936 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सूचांक 1929 ईस्वी के स्तर से केवल 7.5 पॉइंट नीचे था। आगे चलकर 1937 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के साथ ही विश्व की आर्थिक स्थिति में एक प्रकार से आमूल परिवर्तन का सूत्रपात हुआ। अतएव यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि इस सुधार में न्यू डील की कितना हाथ था और विश्व के शक्तियों को कितना हाथ था, क्योंकि दोनों ही एक साथ सक्रिय थी। कुछ आलोचक तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पुनरुत्थान में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की न्यू डील की नीति से अधिक महत्व द्वितीय विश्व युद्ध को ही प्रदान करते थे। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध होना उनके लिए बहुत ही लाभकारी थे ना। किंतु न्यू डील कार्यक्रम का एक दूसरा पक्ष भी है। इसे कार्यान्वित करने में बहुत अधिक व्यय हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय ऋण जो 1933 ईस्वी में प्राय 19,500 मिलियन डॉलर था, बढ़ करके 1936 में 36,000 मिलियन डॉलर हो गया। यह बृहत ऋण भविष्य में स्वयं सरकार तथा देशवासियों के लिए एक समस्या बन गई। द्वितीय बात यह है कि उत्पादन तथा मूल्य में वृद्धि के बावजूद बेरोजगारी की संख्या बहुत अधिक, लगभग 1 करोड़ हो गई, जिनकी सहायता पर भी सरकार को बहुत अधिक व्यय करना पड़ता था। इन कारणों से प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की न्यू डील नीति को बहुत अधिक आलोचना की गई। आलोचकों के अनुसार प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की नीति मुख्य रूप से विफल रही। इसने समस्या के लक्षणों तथा बाह्य रोगों को दूर किया, किंतु इसके वास्तविक रोग को दूर नहीं कर सका। इसलिए कहा गया कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मौलिक दोषों को दूर करने में मुख्यतः विफल रहा है तथा उनका कार्य एक भयानक रोग के केवल लक्षणों की ही व्याख्या तक सीमित रहा। आलोचकों का यह भी कहना है कि रूजवेल्ट का प्रयत्न अधिक जोर से पीड़ित व्यक्तियों को रेफ्रिजरेटर में रखने के समान था। नीरा काम के घंटों में कमी, मूल्य और मजदूरी में वृद्धि इत्यादि कुछ ऐसे प्रयत्न थे जिसमें ऊपर की बुराइयां तो दूर हुई, परंतु आधारभूत समस्या को हल में अधिक योगदान नहीं मिल सका। देखिए, कोई भी देश में चाहे किसी भी घर में अगर विकास चाहिए तो क्या बाहर से कमा करके पैसा लाना बहुत जरूरी होता है कि नहीं? घर में कितना क्या कर सकते हैं, यानी कि बाहर से पैसा आना जरूरी होता है। यानी कि इस देश अगर निर्यात तो उसी समय से स्टार्ट हो गया रहता तो ये देश उसी समय से विकास की ओर चल लेते, परंतु ये दूसरी विश्व युद्ध में ऐसा सफल माना जाता है। तो हम लोग आगे देखते हैं। यद्यपि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को न्यू डील नीति के अंतर्गत किए जाने वाले अधिकांश कार्य अत्यंत लोकप्रिय थे, तथापि यह कहा जाता है कि अपर्याप्त और दोषों से परिपूर्ण थी। सबसे अधिक आलोचना आय वर्धक व्यय को लेकर की जाती है। कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि न्यू डील जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि के लिए अधिक प्रभावपूर्ण कदम नहीं उठा सकी। आलोचक इस संबंध में और अधिक व्यापक नीति की सुझाव देते हैं, किंतु उपरोक्त आलोचनाओं से बावजूद यह कहा जा सकता है कि न्यू डील की नीति से अमेरिकी की अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक सुधार हुए। सुधार क्यों नहीं होगा? इससे पहले ऐसा राष्ट्रपति नहीं था जो इस पर कोई विचार करे, यानी कोई भी रूल लागू करे, ऐसा कोई भी बात नहीं था। इन्होंने ऐसे बातों को लागू किया, उसको चलाया, तो कहीं ना कहीं अच्छा ही कार्य किया, उससे विकास भी हुआ। परंतु क्या हो सकता है, जब अपने घर में उतनी ज्यादा धन नहीं हो तो कुछ बहुत हद तक फिर भी ठीक हुआ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहेंगे और जो भी है कम्युनिटी में आप लोग देख करके उसको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग उसी को ज़्यादा नहीं देखेंगे, बस 7 से 8 क्वेश्चन देख करके अच्छा से जाएंगे, ताकि वहाँ पर 5 आराम से क्वेश्चन लिख करके आएंगे और अच्छा से लिखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।